हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो नेक्स्ट मेथड कोरिलेशन फाइंड आउट करने का है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। इससे पहले हम स्कैटर प्लॉट डायग्राम किया, फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया कार्ल पियर्सन का। अब हमने स्पीयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन करना है। जो कार्ल पियर्सन का मेथड था और जो स्कैटर डायग्राम था उनमें डिफरेंस था। जो स्कैटर प्लॉट डायग्राम था वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी, वो ग्राफिकली हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में। जो कार्ल पियर्सन्स का था वो क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते थे। लेकिन जो स्पीयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन है ये है हमारा क्वालिटेटिव डाटा के बेसिस पर, मींस जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 1904 में प्रोफेसर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एक मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू कोरिलेशन फाइंड आउट किया। तो क्वालिटेटिव डाटा कौन सा हो गया? क्वालिटेटिव डाटा हो गया हमारा जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी एट्सेट्रा। अब इनके बेसिस पे कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि हम ब्यूटी, इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी को हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि वो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो 10 है, उसकी जो ऑनेस्टी है वो 15 है, उसकी जो ब्यूटी है वो 100 है। हम क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव नहीं बना सकते। लेकिन स्पीयरमैन ने एक फॉर्मूला दिया, R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। ये एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया प्रोफेसर स्पीयरमैन ने टू फाइंड कोरिलेशन फाइंड करने के लिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की। नो, मैंने जैसे कि बोला कि हमारे जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव में, लेकिन उन्होंने एक वे फाइंड आउट किया। क्या था कि उन्होंने जितने भी जो भी वेरिएबल्स उन्होंने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लिए थे उनको रैंक असाइन किए। इसलिए इस मेथड का नाम है रैंक कोरिलेशन। तो उन्होंने रैंक असाइन किए अपने डाटा को, जो भी उनके पास वेरिएबल्स थे या जो भी उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको उन्होंने रैंक्स में असाइन किया। उसके बाद ये फॉर्मूले में पुट किया। नो, स्पीयरमैन्स का ये जो मेथड है इसके फर्दर 3 तरीके से फाइंड करने के कोरिलेशन निकालने का तरीका है। एक तो नंबर 1, जब हमको रैंक्स गिवन हो। सेकंड, रैंक्स नॉट गिवन। थर्ड, इक्वल और टाइड रैंक्स। ये 3 वे हैं कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अंडर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो फर्स्ट वन इज रैंक गिवन। जब हमको रैंक्स ऑलरेडी गिवन है तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे। अपना फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। नो, ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। देर आर 2 लेडीज़, 2 लेडीज़ हैं। उनको अलग अलग 10 तरह की अलग अलग लिपस्टिक्स दी जाएंगी और उन लिपस्टिक को उन्होंने रैंक करना है। उन्होंने अलग अलग टाइप की लिपस्टिक्स को रैंक करना है। फॉर एग्जांपल, लिपस्टिक A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ये A to J ये लिपस्टिक हैं अलग अलग टाइप की। नाउ लेडी 1 ये है, लेडी 2 के रैंक्स ये हैं। मतलब एक लेडी ने फर्स्ट लिपस्टिक A कैटेगरी की लिपस्टिक को 1 रैंक दिया है, B लिपस्टिक को 6 रैंक दिया है, C लिपस्टिक को 3 रैंक दिया है, और लेडी 2 A लिपस्टिक को 6 रैंक दिया है, B लिपस्टिक को 8 रैंक दिया है, C टाइप की लिपस्टिक को रैंक 3 दिया है। ये रैंक्स हैं, मीन्स ये रैंक और ये है
लिपस्टिक मीन्स लिपस्टिक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स लाइक डिसलाइक या कैसे उनको लिपस्टिक लगी, उन्होंने अपनी जजमेंट दी है, उन जजमेंट के बेसिस पे उन्होंने रैंक दिए हैं। अगर A2J लिपस्टिक है मीन्स टोटल 10 लिपस्टिक्स हैं, उन 10 लिपस्टिक को दोनों लेडीज़ ने रैंक दिए हैं। तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2, ठीक है, रैंक 1 और रैंक 2, ये दो अलग अलग लेडीज़ के रैंक हैं। नाउ एज पर फॉर्मूला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फॉर्मूला रैंक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने का 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस n। नाउ सबसे पहले हमको जो फाइंड करना है वो d फाइंड करना है। यहाँ d का मतलब है डिफरेंस, d मीन्स डिफरेंस। अब डिफरेंस किसका लेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसी में से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डाटा हमारे पास क्या अवेलेबल है, रैंक्स, रैंक 1 और रैंक 2, दोनों लेडीज़ का रैंक जो उन्होंने लिपस्टिक को दिया है हमारे पास एक वही है। और n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, वो भी 10 है। नाउ d इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 में से R2 माइनस करेंगे तो हमारा d आएगा। R1 1 है, R2 6 है, तो 1 - 6 इज इक्वल टू -5, 6 - 8 इज इक्वल टू -2, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 2, 3, 1, 2, 1, 4 एंड -6। ये आ गया हमारा d। हमारे फॉर्मूला में है d स्क्वायर, अब इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। 25, 4, 0, 4, 9, 1, 4, 1, 16 एंड 36। रैंक 1 रैंक 2 इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनका टोटल करना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में है सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स जहाँ समेशन आएगा वहाँ हमने टोटल करना है। तो जो हमारा डी स्क्वायर है उसका हम लोग टोटल करेंगे। तो डी स्क्वायर का हमारे पास टोटल आएगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डी स्क्वायर का टोटल है 100। सिंपली अब फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर मीन्स 100 डी स्क्वायर है ये हमने डी स्क्वायर तो पहले ही निकाला, उसका टोटल करा डी स्क्वायर का। तो 6 इंटू 100 अपॉन n हमारे पास है 10, क्योंकि 1 2 j 10 आइटम्स होती हैं। n हमारे पास है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो r आएगा वो आएगा 0.39। तो हमारे पास 0.39 कोरिलेशन आया है, रैंक कोरिलेशन 0.39। अब इस 0.39 का क्या करना है, हमने प्रीवियसली इसी चैप्टर में डिग्री ऑफ कोरिलेशन किया था। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन +1 to -1। इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू होती है जिससे हमें डिग्री पता लगती है। जैसे कि ये है हमारा टेबल, डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमने ये किया था। डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव +1 और -1 के बीच में जो वैल्यू लाई करती है, हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री या लो डिग्री। तो हमारे पास जो भी आंसर आया है वो आया है 0.39। तो 0.39 किसके बीच में लाई करता है, पॉजिटिव मॉडरेट डिग्री के बीच में।
मीन्स 0.25 टू 0.75 के बीच में लाई करता है हमारा 0.39। तो जो रिलेशनशिप है वो मॉडरेट डिग्री का रिलेशनशिप है। रैंक के थ्रू हमने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के थ्रू हमने दोनों रैंक के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट किया। नाउ सेकंड मेथड है हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। अभी तक हमें डायरेक्टली रैंक्स गिवन थे, R1 R2 हमें क्वेश्चन में गिवन थे। जब हमें रैंक्स पता नहीं होते तब कैसे हमको स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। नाउ ये एक एग्जांपल है, जब हमको रैंक्स गिवन नहीं है, प्रीवियस जो हमने मेथड किया था रैंक फॉर्मूला किया था वो यूज़ किया था वहाँ जहाँ पर हमें रैंक्स ऑलरेडी गिवन थे। यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है यहाँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ रैंक्स नहीं गिवन, हमें यहाँ सिर्फ डाटा दिया है। ठीक है, हमें x और y दो सीरीज़ दी है, ये किसी चीज़ का एक डाटा है, दो सीरीज़ दी हैं। इनको अब हम पहले रैंक में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियसली अभी अप्लाई किया था, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ हमारे पास सिर्फ डाटा है, अब हमने उस इन वेरिएबल्स को रैंक असाइन करने हैं। नाउ x को हम रैंक 1 देंगे, y को हम रैंक 2 कहेंगे। अब x सीरीज़ को रैंक देना है तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 18 को रैंक देंगे हम 1, दूसरी वैल्यू जो है लोएस्ट, उसके बाद जो छोटी वैल्यू है वो है 17 रैंक 2, फिर आएगा 16 रैंक 3, 15 4, ऐसे करके हम x और y दोनों को रैंक देंगे। ना दोनों का रैंक असाइन करा, x को हमने R1 रैंक दिया और y को हमने R2 दिया। दोनों की जो इतनी भी वैल्यूज़ हैं सबको हमने रैंक दिया, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ऑब्वियसली रैंक 1 उसी को मिलता है। ना आगे वही सिचुएशन आ गई जो हमने लास्ट अभी की थी, व्हेन रैंक्स वर गिवन। तो अब हमें रैंक्स आ गए, अब R1 माइनस R2 से हमको D फाइंड आउट करना है। D क्या होता है, रैंक 1 माइनस रैंक 2 मीन्स डिफरेंस, D मीन्स डिफरेंस। तो फर्स्ट वन इज 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 3, 0 3 3 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3। ये हमारा आ गया डिफरेंस। R1 माइनस R2 करके हमने D फाइंड आउट कर दिया, मीन्स डिफरेंस। अब D का स्क्वायर करना है, 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9। D स्क्वायर भी फाइंड किया, D का स्क्वायर करके। अब D स्क्वायर का टोटल करना है, मीन्स समेशन ऑफ D स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 86। अब इस 86 को हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 6 इंटू D सिग्मा D स्क्वायर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ D का स्क्वायर निकाल के लिखते हैं, हमें D का स्क्वायर नहीं चाहिए, D स्क्वायर हमने फाइंड कर दिया है, उसका टोटल का जो आया है वो लिखना है, क्योंकि यहाँ पे समेशन आ गया तो D स्क्वायर का समेशन लिखना है। D स्क्वायर का हमने समेशन यहाँ कर दिया है, D स्क्वायर का समेशन है 86 डिवाइडेड बाय n हमारे पास है टोटल नंबर, n हमारे पास 10 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वैल्यूज़ थी। 10 का स्क्वायर माइनस 1, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.48। पहले तो 0.48 से क्या पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। सेकेंडली इसकी वैल्यू अब आप देख लो कहाँ लाई करती है, ठीक है। ये मॉडरेट है, लो है, हाई है, ये परफेक्ट कोरिलेशन है, ये अब आप खुद देखोगे। तो ये था हमारा जब हमको रैंक्स गिवन नहीं है।
नाउ थर्ड इज व्हेन इक्वल और टाइड रैंक्स, जो हमने पहला किया था वो था व्हेन रैंक्स आर गिवन, सॉरी सेकंड क्या था, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, थर्ड इज व्हेन इक्वल और टाइड रैंक। इसमें भी हमें रैंक गिवन नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी हमको वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक्स या वाई सीरीज़ दी होगी, उन सीरीज़ को हमने रैंक्स असाइन करने हैं। तो जब हम रैंक्स असाइन करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ वेरिएबल्स के रैंक सेम आ जाएं, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वेरिएबल्स हो जाएं जिनको हमें एक ही रैंक असाइन करना पड़ जाए। टाई का मतलब क्या होता है, जब हम कोई कंपटीशन करते हैं, फॉर एग्जांपल दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, उनके बीच में टाई हो गया, टाई मीन्स दोनों सेम लेवल पर है, दोनों को स्कोर एक जैसा है, दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी थी, दोनों को मार्क्स एक जैसे मिले, तो दोनों के बीच में टाई हो गया। तो सेम सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर इक्वल, मतलब रैंक दो वेरिएबल के रैंक एक जैसा है या दोनों के बीच में टाई है, सेम रैंक है, तब हम इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं है। R इज इक्वल टू 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m and plus and so on divided by n क्यूब माइनस n। देखो ये n क्यूब माइनस n का मतलब वही है सेम n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। हमने जब लास्ट हमने फॉर्मूला किया था उसमें हमने यूज़ किया था ना n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। हमने ये जो चीज़ है ये लिखी थी फॉर्मूला में, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा था। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू एन स्क्वायर क्या हो गया n क्यूब, n इंटू 1 कितना हो गया n, ये सेम यही चीज़ है। तो यहाँ पर भी हमने n क्यूब माइनस n लिया, इसको हम n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला में जो चेंज है वो ये है, वो है प्लस जो 1/12 m क्यूब माइनस m वगैरह ये जितना भी है। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। नाउ फॉर्मूला में जो m है वो क्या है, फॉर्मूला में m जो है वो है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स। अब नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक नहीं लिखना है, किसी भी वैल्यू का रैंक नहीं लिखना है m में, नंबर ऑफ आइटम्स लिखनी है, मतलब ऐसी कितने वेरिएबल्स हैं या एक्स सीरीज़ में इतने कितने डाटा हैं, आइटम्स हैं जिनको इक्वल रैंक मिला है। ऐसे 2 आइटम्स हैं जिनका रैंक सेम है, या ऐसे 3 आइटम्स हैं जिनका रैंक सेम है। तो नंबर ऑफ आइटम्स जिनके रैंक सेम हैं उनको हम m से डिनोट कर रहे हैं। नाउ ये हमारे पास सपोज डाटा है, ये x सीरीज़ है और ये y सीरीज़ है। नाउ x सीरीज़ में और y सीरीज़ हमारे पास टोटल नंबर जो आइटम्स हैं वो हैं 8, तो n हमारे पास है 8, दोनों में, दोनों ऑब्वियसली इक्वली होगा। नाउ यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्हेन रैंक्स आर इक्वल और टाइड। रैंक इक्वल क्यों होंगे, जब 2 वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होगी, मतलब इस सीरीज़ में अगर कोई वेरिएबल एक जैसा है, फॉर एग्जांपल 15 एक ही बार आ रहा है, 10 यहाँ 2 बार आ रहा है, एक 10 इधर है एक 10 इधर है, तो जब 10 की 2 10 है दैट मीन्स इन दोनों को जो रैंक मिलेगा वो सेम मिलेगा। सेम वे अगर हम y सीरीज़ को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सेम वैल्यू रिपीट हो रही है वो है 12, इन दोनों को रैंक सेम मिलेगा। तो इनको अब हम रैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो x का रैंक है R1, y को रैंक हम दिया है R2 दे रहे हैं। तो x सीरीज़ में नंबर 1 सबसे पहला रैंक किसको देंगे, हाईएस्ट वैल्यू को, वो है 28।
तो R1 हमारा फर्स्ट वैल्यू 28 की होगी, रैंक 1। इसके बाद हमारे पास जो रैंक आएगा वो आएगा 20 का 2। इसके बाद जो वैल्यू है वो है 18 की 3। नाउ रैंक्स मैंने एक्स सीरीज़ के रैंक्स मैंने लगा दिए, एक रैंक रह गया वो है लास्ट 10 और 10 सेम। 6 तक हमने रैंक्स लिख दिए। 6 के बाद 10 और 10 इन दोनों को क्या रैंक मिलना चाहिए, सेम रैंक। तो सेम रैंक कैसे देंगे हम, क्योंकि हमारे पास n कितने हैं 8, तो हमारे पास रैंक कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए 1 to 8 होने चाहिए रैंक। अगर हमारे पास आइटम्स 8 हैं तो अगर सबको एक एक रैंक दे तो 1 to 8 तक का रैंक देंगे, पर यहाँ पर दो वैल्यू तो सेम है, तो दो वैल्यू का क्या करेंगे, कौन कौन सी रैंक रह गया, एक 7th रैंक रह गया क्योंकि 6 तक हमने मार्क कर दिया, और 8 रह गया। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाय करेंगे 2 इज इक्वल टू 7.5। तो दोनों वैल्यूज़ को जो रैंक जाएगा वो जाएगा 7.5 एंड 7.5। नाउ जो रैंक्स देने हैं अब हमको वो देने हैं वाई सीरीज़ के। वाई सीरीज़ के रैंक स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी जो हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 18, इसको रैंक देंगे 1। उसके बाद है हमारे पास 16 जिसको रैंक देंगे 2, सॉरी इधर आएगा 2। फिर थर्ड जो रैंक जाएगा वो जाएगा 15 को, रैंक 4 जाएगा 14 को। इसके बाद जो वैल्यू है वो है 12 और 12। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू दो सेम वैल्यूज़ हैं 12 और 12, मीन्स जब हमारे पास दो सेम वैल्यू थी तो इन दोनों को एक एक रैंक मिलना था, या एक को 5 क्योंकि 4 तक 14 कहाँ से आ गया, दोनों वैल्यूज़ को एक एक रैंक मिलना था, एक को 5 मिलना था और एक को 6 रैंक मिलना था। क्योंकि नंबर ऑफ़ आइटम 8 है तो 1 to 8 रैंक्स देंगे हम। तो एक वैल्यू को 5 मिलना था रैंक और एक वैल्यू को 6 मिलना था। तो यहाँ पर जो दो वैल्यूज़ हैं 5 + 6 जो दो रैंक है वो दोनों रैंक को टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा हमारा 11/2 इज इक्वल टू 5.5। अब इन दो सेम वैल्यूज़ को हम एक जैसा रैंक देंगे, वो है 5.5 एंड 5.5। ठीक है। इसके बाद 12 के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमने रैंक क्या दिया है 5 और 6, दो रैंक हमने दे दिए, 5 और 6 वाला रैंक दे दिया। हालांकि हमने 5 और 6 रैंक को की मिड वैल्यू निकाल कर रैंक असाइन कर रहे हैं इन दोनों को, लेकिन 5 और 6 हमारा निकल गया। अब हम अगला जो रैंक देंगे वो देंगे 7। किसको देंगे, 12 के बाद आता है 11, 7 और फिर लास्ट हो गया 8। तो ये हमने वाई सीरीज़ को रैंक दिया। अब बाकी जो हमको करना है डी और डी स्क्वायर सेम वैसे ही निकालना है, R1 - R2 करके डी आएगा। रैंक 1 - रैंक 2 इज इक्वल टू डी। तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3, देन 7.5 - 4 इज इक्वल टू 3.5, then -6 -4.5। नाउ डी फाइंड आउट हो गया, डिफरेंस R1 - R2 का। अब डी स्क्वायर निकालना है, जो डी है इनकी हर एक वैल्यू को स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3.5 का स्क्वायर आएगा 12.2। और डी स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। हमने जितनी डिफरेंस थे, डी मीन्स डिफरेंस का स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 114। अब इन सारी वैल्यूज़ को, सारी मीन्स एक ही वैल्यू है जिसको पुट करना है हमने, बेसिकली वो है 114 को फॉर्मूला में पुट करना है ना। फॉर्मूला हमारा ये है, जो लास्ट फॉर्मूला था R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n³ - n हमारा फॉर्मूला था। लेकिन जहाँ पर हमारे पास रैंक इक्वल आ रहे हो या टाइड रैंक हो वहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये सेम है 1 - सिग्मा
6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर। यहाँ जो ऐड हो रहा है वो हो रहा है 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एन प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ये 2 बार लिखे गए हैं, एन 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ये क्यों लिखे गए हैं? लेकिन ये देखो इसके साथ प्लस डैश 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 मीन्स और भी इनफाइनाइट तक हो सकता है जितने सीरीज़ में। देखो 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ये 2 बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो एक्स और वाई की सीरीज़ थी उसमें जितने भी इक्वल रैंक वाले नंबर्स थे वो 2 थे। मतलब एक्स सीरीज़ में भी रिपीट एक था नंबर 10 जिसको रैंक हमने दिया है सेम, और वाई सीरीज़ में भी एक वेरिएबल था जिसको हमने नंबर दिया, रैंक दिया है सेम। तो मतलब 2 हो गए ऐसे, इसलिए हमने 2। अगर 3 होते तो यही चीज़ हम 3 बार लिखते, 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, सॉरी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करते हैं। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 114 है प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम। एम क्या हुआ? एम मैंने आपको बताया था, एम में वो नंबर आते हैं जो नंबर जिनको रैंक्स हमने इक्वल दिए हैं। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनको हमने रैंक एक जैसे दिए? ऐसे 2 नंबर हैं। एक वाई सीरीज़ में था 10 जो रिपीट हुआ था, और एक वाई सीरीज़ में था 12 जो रिपीट हुआ था नंबर, और एक्स सीरीज़ में था 10 जो रिपीट हुआ था। तो एक्स सीरीज़ का एक नंबर और वाई सीरीज़ का एक नंबर, तो हो गए 2 नंबर। तो एम हमारा क्या है यहाँ पर? 2 है। तो 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन। एन 8 है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। देखो फॉर्मूला लगता है बड़ा लेकिन है बहुत इजी। नाउ फर्दर इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे, 1 - 6 114 प्लस 1/12 इंटू 6 प्लस 1/12 इंटू 6 अपॉन 8 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारे पास 518। तो 518 माइनस 8 होता है हमारा 504। ये सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आर आएगा वो आएगा 0.36। रैंक कोरिलेशन हो गया हमारा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये टॉपिक कवर हो गया। इसका एक लास्ट जो पार्ट रहता है वो देखो। पहली चीज़ ये है, रैंक कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। इनके बीच में वैल्यू होगी, ठीक है। -1 और +1 के बीच में रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू होगी। सेकंड इज डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये डी होता है हमारा फॉर्म, डी डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। जो डी का समेशन होगा इज इक्वल टू 0 होगा। मैं सिग्मा डी स्क्वायर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिग्मा डी की बात कर रही हूँ, वो हमेशा 0 ही होगा। नाउ थर्ड वन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? वो ये है कि रैंक कोरिलेशन की वैल्यू मीन्स, यहाँ मैं ब्रैकेट में वैल्यू लिख देती हूँ, हमेशा पियर्सन मीन्स कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के वैल्यू के इक्वल होगी। रैंक मीन्स स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू पियर्सन्स के, कार्ल पियर्सन्स के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू के इक्वल होगी। कब? इफ़ कंडीशन है, देखो कब होगी?
जब दो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास जैसे एक्स और वाई थे, ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हमने रैंक्स दिए हैं, तो हम उनको एक्चुअली जो रैंक्स हैं उन्हीं को वेरिएबल मान लेते हैं, तभी हमने कैलकुलेशन करी है, सपोज करके तभी तो हमने कैलकुलेशन सॉल्व करी फॉर्मूला में डाल के। वो उनकी जो वैल्यू है, उनमें जो रैंक्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। मीन्स जो लास्ट वाला हमने किया था ना, टाइड रैंक, इक्वल रैंक, उस केस के अलावा रैंक कोरिलेशन और पियर्सन कोरिलेशन की वैल्यू सेम होगी। इफ रैंक वैल्यू इज नॉट रिपीटेड, अगर रैंक की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वैल्यू सेम होगी। तो आज हमारा तीनों फॉर्मूलाज मीन्स स्कैटर प्लॉट हो गया, स्पीयरमैन्स हो गया, कार्ल पियर्सन हो गया, ये तीनों हमारे कवर हो चुके हैं। हालांकि लोअर लेवल मीन्स आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ये तीन ही कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं। अदरवाइज बहुत सारे हैं वो हायर लेवल के लिए हैं, तो आपके लेवल के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। देखो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली समझ नहीं आता है। हम सोचते हैं हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, हमारे सर के ऊपर से निकल रहा है। अगर आप किसी भी टॉपिक का, स्टैटिस्टिक्स के किसी भी टॉपिक का बेसिक मीनिंग नहीं समझोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि हम ये फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला किस लिए लगा रहे हैं, इसका क्या काम है, इसलिए अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके चलो। अगर आप कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, हम कोरिलेशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कहाँ यूज़ होता है, किस फील्ड में यूज़ होता है, तब जाकर आपको स्टैटिस्टिक्स समझ आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखना। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।